नमस्कार बच्चों। हमने विज्ञान का पाठ 1 पढ़ा था हमने पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। हमने 2 प्रकार पढ़ लिए थे, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, और आज हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जैसा कि नाम से मैंने इनका अर्थ पहले आपको बताया था, याद करना कि नाम से इसके अभिक्रिया का अर्थ होता है स्थान बदलना। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कम क्रियाशील तत्व को कैसे हटा देता है? आप जानते हैं कि अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो अब इस दुनिया में जो अधिक ताकतवर व्यक्ति होता है वो कमज़ोर व्यक्ति का स्थान ले लेता है। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है, चाहे वो शारीरिक तौर पे देखो, चाहे वो आर्थिक तौर पर देखो, तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को हरा देता है, उसका स्थान ले लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं में भी इस तरह से होता है कि अधिक क्रियाशील, जो ज़्यादा क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसकी जगह अपना स्थान ले लेता है। अब अगर हम इसके उदाहरण देखें तो ये तो हो गई परिभाषा। जब भी परिभाषा दी जाएगी विज्ञान में तो उदाहरण दिया ही दिया जाएगा। तो अब इसमें देखिए 3 अभिक्रियाएं मैंने लिखी है, आपको तीनों अभिक्रियाएं याद करनी है। याद करने का तरीका क्या होगा कि तीनों ही अभिक्रियाओं में Cu आएगा। Cu के साथ दोनों में तो SO4 आएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट आएगा, और तीसरे में कॉपर के साथ आएगा Cl2 क्लोरीन। ठीक है, एक अभिकारक तो ये हो गया। दूसरा अभिकारक के रूप में 3 अलग अलग धातुएं हैं, फेरस, जिंक और लेड। इन तीनों की क्रिया जब हम CuSO4 और CuCl2 से कराते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि ये जो Fe है ये अधिक क्रियाशील है, तो ये Cu को हटाकर इसकी जगह खुद आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब उत्पाद बना तो Fe ने Cu को हटा दिया और Cu को अलग कर दिया और FeSO4 बन गया। इसी तरह से इस अभिक्रिया में देखिए जिंक अधिक क्रियाशील है, इसने भी Cu को हटा दिया और खुद Cu की जगह आकर बैठा तो जिंक सल्फेट बना और Cu अलग हो गया। इसी तरह देखिए Pb ने भी Cu को हटा दिया और PbCl2 बना और Cu अलग हो गया। तीनों ही अभिक्रियाओं में Cu को हटा दिया गया है क्योंकि Cu कम क्रियाशील है और ये जो धातुएं हैं ये अधिक क्रियाशील है। तो इस प्रकार ही विस्थापन अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में मैंने बताया था कि सिर्फ एक अंतर होता है, उसमें एक ही तत्व का विस्थापन होता है, इसमें 2 तत्व का विस्थापन एक साथ हो जाता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? इसकी परिभाषा देंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि 2 तत्वों का विस्थापन होता है इसलिए इसमें आयनों का भूमिका होती है, इसमें आयनों की, इसलिए इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। या फिर 2 विस्थापन होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका सिर्फ एक उदाहरण दिया हुआ है, आपको एक ही याद करना है। उदाहरण कैसे याद करना है कि Na जो होता है उस पर आवेश आता है प्लस का, SO4 पर आता है माइनस का, Ba पर आता है प्लस का और Cl पर आता है माइनस का। अब जब भी आयनों का आदान प्रदान होगा, प्लस का होगा माइनस के साथ और माइनस का होगा प्लस के साथ, यानी कि ये जो Na है वो किसके साथ जाके जुड़ेगा? धनावेश ऋणावेश के साथ, यानी Cl2 के साथ। तो Na और Cl जुड़ा तो क्या बना? NaCl। और इधर Ba प्लस का है, SO4 माइनस का है, तो BaSO4 मिल के बनाएंगे BaSO4। इस तरह से प्लस और माइनस आवेश जो होते हैं वो जुड़कर नया तत्व बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया होगी। ये जो BaSO4 होता है ये एक अविलेय पदार्थ होता है, विलयन में नीचे जम जाता है, जिसको बोलते हैं अवक्षेप। ये जो अवक्षेप है ये श्वेत रंग का होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें 2 जो तत्व हैं उनका विस्थापन हुआ और दोनों का विस्थापन होने से
2 यौगिक बन गए, इसलिए इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन का मतलब होता है जुड़ना। किसका जुड़ना? O2 का। अगर अभिकारकों की क्रिया में O2 जुड़ता है तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और अगर O2 की कमी होती है तो इसे हम कहते हैं अपचयन। या फिर अगर O2 नहीं होगा तो H2 की कमी होगी तो उपचयन कहलाएगा, और अगर H2 जुड़ेगा तो अपचयन कहलाएगा। यानी कि O2 और H2 इन दोनों की भूमिका को हमको देखना है। अगर ये दोनों भूमिकाएं हैं तो उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं होती है। अब इधर उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कॉपर। इस कॉपर की जब हमने अभिक्रिया करवाई है ऑक्सीजन से, तो कॉपर में Cu के साथ क्या जुड़ा? O जुड़ा। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? उपचयन। क्योंकि O2 जुड़ेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन। इसमें O2 Cu के साथ जुड़ा है, इसलिए ये हो गया उपचयन। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसमें उपचयित पदार्थ का नाम बताइए। इसमें कौन उपचयित हो रहा है? उपचयित होने का मतलब है कि O जो है वो किससे जुड़ रहा है? O जुड़ रहा है Cu से, इसलिए उपचयित पदार्थ कौन सा हुआ? Cu। अब इधर देखते हैं, इसमें CuO था, कॉपर ऑक्साइड था। कॉपर ऑक्साइड जब H2 से क्रिया करेगा तो कॉपर और H2O बनेगा। यानी कि कॉपर में से जो ऑक्सीजन जो यहाँ जुड़ा हुआ था वो H2 के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब Cu में से O चला गया, O की कमी हो गई। तो जब O की कमी हो गई तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? अपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन किसका हुआ? Cu का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपचयन और उपचयन किसका हो रहा है। इस तरह से उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, रेड प्लस ऑक्स। इसकी अगर फुल फॉर्म में बोलूँ, रेडॉक्स रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की हिंदी में अगर हम बोलेंगे रिडक्स को तो ये होगा अपचयन, और ऑक्सीडेशन उपचयन। दोनों को मिलकर रेड प्लस ऑक्स बना रेडॉक्स। यानी कि जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, यानी कि एक अभिकारक तो उपचयित हो रहा हो और एक अभिकारक अपचयित हो रहा हो, तो इसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में भी हमको उदाहरण देने हैं, तो 3 उदाहरण देंगे। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, जब ये वाला उदाहरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉपर ऑक्साइड जब H2 से क्रिया करेगा तो इसका जो O है वो O H2 के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ कॉपर ऑक्सीजन जो है वो घट गई है कॉपर में से, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। लेकिन इसमें उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। दोनों अभिक्रियाएं इसमें हो रही है, उपचयन और अपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें H2 के साथ जुड़ भी रहा है। एक के साथ हट रहा है और एक के साथ जुड़ रहा है, तो दोनों ही हो रहा है, घटना और जुड़ना। इसलिए ये अभिक्रिया उपचयन और अपचयन दोनों हो गई, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी तरह से इसमें भी देखिए ZnO प्लस C, Zn के साथ O लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर O हट गया है, यानी कि कमी हो गई है O2 की, तो ये अभिक्रिया अपचयन हो गई। लेकिन ये O जुड़ भी रहा है, ये जो दूसरा अभिकारक था इसके साथ O जुड़ भी रहा है, इसलिए इसमें उपचयन भी हो रहा है। यानी कि अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। प्रश्न ये है कि किसका तो अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। तो क्योंकि Zn के साथ O कम हो रहा है, इसलिए Zn का तो क्या हो रहा है? अपचयन, और इसका क्या हो रहा है? उपचयन। अब MnO2 और 4HCl MnCl2, इसमें भी उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। क्योंकि Mn के साथ O लगा हुआ था, यहाँ पर O घट गया तो अपचयन भी हो गया, और इसके साथ H के साथ O लग गया तो इसका उपचयन भी हो गया। तो अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं इसमें हो रही है, ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रियाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इन अभिक्रियाओं का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि विज्ञान विषय केवल एक विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान हमारे जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित होता है। तो इन रेडॉक्स अभिक्रियाओं का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो धातु से बनी हुई हैं,
धातु क्या होते हैं, जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, अल्मुनियम, ये तांबा, ये सारी चीज़ें धातु है। तो हमारे पास ये बहुत चीज़ों के रूप में हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। तो जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, इसे हम कहते हैं संक्षारण। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे पर कभी कभी जंग लग जाता है, चांदी काली हो जाती है, और तांबे का जो बर्तन होता है वो उसमें हरापन आ जाता है। तो ये जो अंतर आता है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना, ये संक्षारण के कारण होता है। अब इस संक्षारण से संक्षारण जो है वो एक समस्या है, गंभीर समस्या है, क्योंकि इसमें लोहे पर अगर जंग लगेगी तो लोहा ख़राब होगा, और हम लोहे के दरवाजे और लोहे की और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हमें नुकसान लगेगा। तो इसलिए लोहे के सामान को जंग से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो ये तो हो गया संक्षारण। दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा प्रभाव पड़ता है विकृत गंधिता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गंध, और गंध कैसी, विकृत, ऐसी गंध जो विकृत हो जाए, खराब हो जाए, उसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। कैसे होती है कि जो हम घर में तेल की चीज़ें बनाते हैं, या तेल का अगर कोई खाद्य पदार्थ हमारे घर में रखा होता है तो थोड़े दिन बाद उसमें से अजीब सी गंध आनी शुरू हो जाती है, उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो स्वाद और गंध में जो परिवर्तन आता है वो किसकी वजह से आता है, विकृत गंधिता की वजह से। और इसका कारण क्या होता है, उपचयन। ये उपचयन अभिक्रिया की वजह से वो जो तेलीय भोजन होता है उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। अब इसका उपाय क्या है, क्या किया जाए भोजन को बचाने के लिए। तो अगर हम उपचयन को रोक देंगे तो ये स्वाद और गंध में परिवर्तन भी रुक जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम या तो उसके अंदर कोई ऑक्सीकारक मिला सकते हैं, प्रति-ऑक्सीकारक पदार्थ हम उसके अंदर मिला सकते हैं, या फिर हम उन्हें वायुरोधी जो डब्बे आते हैं बाज़ार में, जो वायुरोधी बर्तन, एयर टाइट बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें हम खाना रख सकते हैं। या फिर बाज़ार में जो चिप्स मिलते हैं, चिप्स की थैली, वेफर्स वगैरह जो मिलते हैं, उनमें तुमने देखा होगा कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और कम सक्रिय जो नाइट्रोजन गैस होती है वो भर देते हैं, जिससे कि उपचयन क्रिया कम हो जाती है और वो चीज़ें बहुत दिनों तक रखने के बाद भी ख़राब नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने आज हमारा लगभग पूरा पाठ हो गया है, और अब हम आगे या तो प्रश्नोत्तर करेंगे, नहीं तो अगला पाठ शुरू करेंगे। वैसे सारे प्रश्न लगभग हो चुके हैं, सारा पाठ आपको समझ में आ चुका है, इसलिए शायद प्रश्न समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोशिश करेंगे कि प्रश्नों पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको सारी अभिक्रियाएं समझ में आ सके, पाठ समझ में आ सके। धन्यवाद।